इनके शिक्षा मंत्री, इनकी सरकार में कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। इसलिए मैं ये नीति श्लोक आपके बीच में थोड़ा पढ़ा, मैं कम पढ़ता हूँ ये सब, इसलिए पढ़ा कि उद्यमे नहीं सिद्धांत कार जान नहीं मनोरथ है। आप तो मनोरथ करते हैं पुलिस ठीक रहे, लेकिन उसके लिए उद्यम नहीं करते, प्रयास नहीं करते। या हो सकता है आप करते हो वो फलीभूत ना होता हो। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो मैंने पहले आपके बीच में सबसे पहले रखा। अब आप अभी किताब में 262 इनकाउंटर हुए, ठीक है, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, अपराधी को आप उसका घर गिरा दीजिए, वो आपकी जो हाई कोर्ट बोल ही रहा है उसमें क्या करना है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन वो लोग अब देखिए, मैं अभी नाम लूँगा तो आपको थोड़ा वो आ जाएगा। ये विजय मिश्रा है, विजय मिश्रा अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, मैं भी मानता हूँ। आपने उसका घर तो गिरा दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन उसका लड़का जो अमेरिका से पढ़ के आया था उसको भी आपने जेल में डाल दिया। उसने कौन कष्ट किया, इसकी आपको जांच करानी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको दंड दीजिए, नहीं तो ऐसे भविष्य बर्बाद मत करिए। भविष्य बहुत लोगों का बर्बाद हो जाता है। 262 इनकाउंटर हुए, इनकाउंटर की प्रथा हमारे संविधान में नहीं है, और ये मुख्यमंत्री जी आपने प्रचलन शुरू कर दिया है। हम नहीं जानते आने वाली सरकारें इसको और आगे चलाएंगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये गलत हो गया। आपने गैंगस्टर एक्ट, मैं वहीं बैठता था, ये बैठे, आप ही के पड़ोसी थे गैंगस्टर एक्ट लाने वाले वीर बहादुर सिंह, और जब यहाँ ला रहे थे वहीं से बोल रहे थे, मैं यहाँ विरोध कर रहा था। मैंने बहुत विरोध किया था 85-86 में कि ये एक्ट, इसका दूरगामी परिणाम होगा अगर इस एक्ट को आप लागू कर देंगे। वो नहीं माने, उन्होंने कहा था इस पर हम इसको रोकेंगे। हुआ क्या है, अब 2-3 झगड़े हो जाते हैं, उनमें दरोगा गैंगस्टर पकड़ के डाल देता है। तो मैंने पूछा क्यों गैंगस्टर में डालेंगे, नहीं अभी जल्दी जमानत करा के चलाएगा तो कम से कम 3 महीने रहेगा गैंगस्टर एक्ट में, अपने छूट जाए। तो ये इस पर भी आप गैंगस्टर लगाइए। गैंगस्टर उसमें संपत्ति कुर्क करने का था, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनके किए हुए कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, गोरखपुर की पानी, गोरखपुर की माटी कहाँ तक जाएगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गैंगस्टर, मैं इसे निरसन का प्राइवेट बिल लाना चाहता था, मैं गिर जाता, लेकिन समय नहीं है कि इस एक्ट को जैसे सब हुआ इसमें कुछ संशोधन करिए। अनावश्यक लोगों को जो पुलिस परेशान करती है उसको परेशानी से बचाने की कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप देखे होंगे, आप किसी जिले में कहीं एक गैंगस्टर का केस होता था, हर जिले में 4-4, 5-5, 10-10, जरा सा दरोगा नाराज हुआ, 3 केस लिखा, गैंगस्टर ने बंद कर दिया। अब जाओ पड़े रहो 6 महीना। ये सही है, 6 महीना बाद छूट जाते हैं, लेकिन तत्काल नहीं छूटते। इसको गैंगस्टर एक्ट का सही ढंग से आप सदुपयोग करिए, यही मेरा है। गोरखपुर की धरती से अगर गैंगस्टर चला तो गोरखपुर की धरती से ही इसे आप ठीक से लागू करवाइए, ये मेरा आपसे आवेदन है, आग्रह है। दूसरी बात है, अपराधियों के प्रति जो आपका 0 टॉलरेंस है, मुख्यमंत्री जी, मैं अभी अहमदाबाद गया था और बॉम्बे के चुनाव में गया था। आप कहते कानून व्यवस्था आपकी बहुत ठीक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, पार्टी बंदी के आधार पर नहीं बात करता, लेकिन क्या यह सही है कि हमारी कोई बहन अगर हजरतगंज से जेवर पहनकर अमीनाबाद रात को 12 बजे जाए तो क्या सुरक्षित चली जाएगी? मैंने मुंबई में देखा, एक बहन जेवर से नदी जा रही थी, मैंने अपने पार्टी के लोग जो मराठी थे उनसे पूछा इसको कोई खतरा नहीं है? उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं। आप क्या ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकेंगे कि हमारी बहनें, हमारी घर की लड़कियां जो सवेरे निकले पीछे से आते झपट्टा मार के उनके गले का सूत्र लेके खींचना, इसको क्यों नहीं रोकते? ये भी एक अपराध है, इसके रोकने के लिए भी आपको कोई योजना बनानी चाहिए, तब आपकी कानून व्यवस्था ठीक होगी। खाली अपराधियों को गोली से उड़ा देने से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। गिरोह तैयार हुआ, आप डकैती होती थी, चोरी होती थी, अब उसमें तो कुछ कमी आई, लेकिन ये साइबर गिरोह क्या है, इस पर भी आपका नजर है? साइबर गिरोह में घर में बैठे बैठे लोगों के खाते से
लाखों रुपया निकल जाता है। ये उस डकैती से कम है जो रात को बंदूक लेके घर में डालने जाते थे। इसके रोकने का जितना प्रयास होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया। इसको आपने साइबर थाना बना दिया, रिपोर्ट लिखाना जाओ रिपोर्ट लिख दो, तो लोग करते हैं। हमारे ज़िले में बहुत लोग ठग गए। और ये सब जो दरभंगा के टाइप से साइड से कुछ टेलीफोन करते हैं और उसी में लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे गिरोहों को भी आप अगर कानून व्यवस्था ठीक करना तो ऐसे गिरोहों को भी आप पता करें, ये कानून व्यवस्था के लिए जरूरी। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोजगार बिना जो हाथ, जब तक ये हाथ खाली रहेगा तब तक पेट भूखा रहेगा। हाथ में काम, पेट मजबूत। इसलिए रोजगार के लिए हम बहुत शर्मिंदा होते हैं जब जाते हैं। हम चेन्नई गए थे तो वहाँ तमिल वाला हमसे लड़ गया कि आप अपने आदमियों को भेजते हो मेरे यहाँ आके काम करते हैं। वो पीयूकी का काम करते हैं सब चेन्नई में, हैदराबाद में करते हैं। तो दर्द होता आखिर क्या कारण है? आपकी जीडीपी बढ़ी, आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, क्योंकि रोजगार क्यों नहीं बढ़ा? आप कहते तो इसमें 10,000 करोड़ आदमी लोग पाएंगे, इसमें 15,000 पाएंगे, लेकिन मिल कहाँ रहा? आपने जितना पूंजी नियोग किया, ये सही है कि सरकारी नौकरियों में सबको नहीं एडजस्ट किया जा सकता। इनको स्वरोजगार देना, स्वरोजगार की बात करनी है। और महात्मा गांधी जी, डॉक्टर लोहिया कहते थे छोटे उद्योगों से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से जितना आप रोजगार दे लेंगे उतना आप इन बड़े उद्योगों से नहीं दे पाओगे। बड़े उद्योग जो हैं बड़े काम के लिए होने चाहिए, वो रहें, हम उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन छोटे उद्योग लोगों को रोजगार देने के लिए छोटी बात आपको छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, इनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैं कहाँ है, मंत्री जी नहीं है, वो आप बताते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन इसको बढ़ाया जाए। हमें शर्म आती है। आप देखे होंगे, आप ऐसा ना, कोविड में तो आप मुख्यमंत्री थे ही, देखे कितने लोग दिल्ली से पैदल आए, कितने लोग हमारे गांव वाले बम्बई से पैदल आए, कोई अहमदाबाद से पैदल आया, कोई अरे वहाँ अंकलेश्वर में हमारे यहाँ के लोग हैं, वहाँ से पैदल आए। तो ये पलायन जो है हमारा, ये जो हमारे नौजवान हैं रोजी रोटी के अभाव में बाहर गए हैं, कोई ऐसी विधा निकालिए। और आप तो तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, सब कहते ही है, तो आप एक ऐसी विधा निकालिए जिससे ये लोग पलायन हमारा रुके। आप हमारे यहाँ का आदमी दिल्ली जाता है, ठीक है, रोजी नहीं है। हम कानपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार कानपुर में मिलता था। जूट मिल थी, लाल इमली थी और सब था। जूट मिल में लेबर मिनिस्टर था, तो मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि जूट मिल चलवाने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ के कम से कम 1,000 लोग जूट मिल में काम करते थे। जूट मिल को आप जितना उद्योग लगा रहे हैं लगाइए, हम इसमें नहीं, लेकिन जो आपके उद्योग पुराने थे, जो हजारों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे, वो बंद पड़े, उनको क्यों न चला जाए? एक समय था वहाँ बैठे मुख्यमंत्री जी, ये लड़े भी हैं, मैं भी रहा इनके साथ, लेकिन अब आपके साथ चले आए, इन पर तरस करिए। ये रोज वही तो रहा केवट मछली वाला जब बोलेंगे तो 1 घंटा उसी पर बोलेंगे। तो इनका बोल तो बंद कर दीजिए मुख्यमंत्री जी आप। ये जो है बहुत बोलते हैं। मैं इनको और नहीं कुछ कहूँगा। अगर वो बैठ गए तो ठीक है। ये अत्याचार निवारण अधिनियम 1930 में बन गया कि इस देश में अछूत रहेगा तो जेल जाएगा। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है और केवट चमार बनना चाहता है, ये बहुत गलत शब्द है। ये अपने वो मैं दिखवा लूंगा, ये ऐसा है, मैं इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मेरे पास लोग आए गांव वाले तो पूछा तब कहा, आप ही में नहीं है। सुन लो, एक भाट था साहब, पिछड़ा वर्ग में आता है, तो प्रधानी जो है आ गई तो मेरे पास आया, हो गया, मैं समझ गया। अरे मैं कह दिया, आपके आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं तहे दिल से चाहता हूँ जो आप आरक्षण चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दे, वो उसका विरोधी है, ना हमारी पार्टी विरोधी है आरक्षण का। आरक्षण का मैं विरोधी, इसे वापस होना चाहिए। अरे मैंने कह दिया, बैठिए ना, हो गया बात। एक बिरादरी के साथ अपमान है, बैठिए, मैंने बोल दिया। किसी बिरादरी का अपमान नहीं करता, जो मुझसे कहा वो मैंने कहा। देश में जुड़िए, लड़ने की बात जुड़िए। अरे साहब, अगर ये काफी है हमारे बात से नहीं मानना,
ये माननीय नहीं, मंत्री जी, नहीं, अगर आप अवकाश हो इस बात को तो आपको निकाल इजाजत दीजिए। नहीं है। हम अपने कहते रहे निकाल दीजिए, हम आपस में आप लोग नहीं करेंगे, यहाँ बैठिए। जो बात से इनको कष्ट हुआ निकाल दीजिए, हम खुद आपसे मैंने बोला, मैंने क्यों बात बोला? ये नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि ये रोज लोगों को लालच दे करके, लोगों को परेशान करके एक सही ढंग से आप ले चले, कोई एतराज नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार में आप मंत्रिमंडल से प्रस्ताव करा के भारत सरकार को भेज दीजिए। बिना पार्लियामेंट के तो बदलेगा नहीं, तो भारत सरकार को चला जाएगा, भारत सरकार से पार्लियामेंट बदल जाएगा, हम भी आपके साथ दस्तखत कर देंगे। आप प्रस्ताव रखिए, जब हम उसके विरोध में होता हम विरोध में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आपका 35 मिनट हो गया, मैं 35 मिनट बोलता हूँ, आपका तो भी समय लगेगा। बाबा, आज हम लोग को कई जगह जाना है, तो कृपा करके संक्षेप करिएगा और उसमें बोलिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और आगे बात बजट पर। धन्यवाद। इस पूरे सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में हैं, उम्र में भी अनुभव में भी, उनमें से आप हैं, इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं और इसलिए आप जो बात बोलते हैं वो व्यवहारिक बात बोलते हैं। आपकी जो बात थी वो किसी को बुरा भी नहीं लगती है। अलग विषय है कि आपका और संजय निषाद में इस समय क्यों किस बात को लेकर रंजिश चल रही है। और लगता है कि आपकी पोखरी का भी ठेका करके आ गए लगता है। और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन छिंकलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था और उस अच्छे आचरण की दिशा से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजों को अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है, जो वर्षों से तमन्ना थी उत्तर प्रदेश वासी की, कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज हो, उसको शक की निगाहों से देखा जाए। यही तो हुआ था। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल्ले गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। अब आस्था की बात कर रहे थे भी, मैं आऊंगा उस पर भी। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में
2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान ना भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। यह विस्तार हुआ है। यह भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है। गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ये, इसलिए सुरक्षा दे रही है। और वही सुरक्षा बेटियों को हम भी दे रहे हैं यूपी के अंदर, वही सुरक्षा है। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। आप तो खैर समाजवादी हैं, तो क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे? उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बना करके समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आप अभी संजय निषाद की बात कर रहे थे। राम और निषाद राज की मैत्री क्या है? हजारों वर्षों के बाद प्रयागराज में आप जाके देखें ना, क्या भव्य स्मारक बना है। जाना चाहिए। ओम प्रकाश जी, कभी आप जाकर के आप भी देखिए, अभी एक बार जाके देखेंगे, आंखें खुल जाएंगी आप लोग। कभी लेके जाइए। हाँ, स्नान तो करेंगे। उस संजय निषाद के साथ जाएंगे तो खाएंगे भी और स्नान भी करेंगे। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अभी कह रहे हैं, अभी इस समय। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया।
तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था, समाजवादी पार्टी के समय में उस पर रोक लगा दी गई। कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है। कांवड़ यात्रा में समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। शिव की बारात बोली जाती है। शिव की बारात का मतलब बिना भेदभाव के हर समाज का व्यक्ति जाएगा। वह कांवड़ यात्रा पे आप लोगों ने रोक लगाई थी, कहा दंगा हो जाएगा, यही बोलते थे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने रोका था और दीपोत्सव करने के लिए जब हम लोग अयोध्या गए थे उन्होंने उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस ने तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण तो मिथक थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में अपने वकील खड़े करती है, लेकिन आस्था, सनातन आस्था का, याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। आज तो खड़ा भगवान राम भव्य मंदिर। 200 उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि 21 की जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कोई पुरस्कार मिला है तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां नहीं, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार को। तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते? वहां नकल नहीं करते तो क्या करते? और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज प्रोजेक्ट अलंकार से देखिए होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव होता है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कहानी नहीं, मैं सच्चाई आपको बताऊं, मेरे पास प्रमाण है, उसके प्रमाण है। देखो हम इस सदन में आ रहे हैं तो उन बातों को बोलते हैं जो पांडे जी जैसे व्यवहारिक बात कर रहे थे, वही व्यवहारिक बात में बोल रहा, वही व्यवहारिकता है। लेकिन एक भाव होता है, हम में से कोई भी व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़े होते हैं, भाई हम लोगों के समय में पब्लिक स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल नहीं थे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में या जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस थे, उन्हीं कॉलेजेस में सभी लोग पढ़े थे। एक भाव होता है समय के अनुसार, उनके पास पैसा नहीं है, कभी किसी व्यक्ति ने पैसा देके बना दिया, आज संसाधन नहीं है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उनमें कुछ सहयोग करके उनको ठीक करें?
प्रबंधन में कब्जा करने की प्रवृत्ति तो हमने सुनी है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे आकर के करे इस काम को, ये बहुत कम देखने को मिलता है।